इवैल्यूएशन बैच का यही दिक्कत रहता है कि आपके पास कॉपी चेक होके आ जाती है जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी कराते हैं, बट देन देयर इज अ क्वेरी इन योर माइंड कि भाई ये पॉइंट क्यों लिखा है ना। पहले तो मैं खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपने इंट्रो लिखा, आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं इंट्रो लिखने का। मतलब अदर देन अखिल ने जैसा लिखा, अगर बाकी नॉर्मल इंट्रो आपको लिखनी है तो क्वेश्चन से ही आपको इंट्रो मिल जाती है। मतलब क्वेश्चन का जो क्रक्स है ना, जो क्वेश्चन में लिखा है वो पूछने की फॉर्म में लिखा है, आप सेम चीज आंसर देने की फॉर्म में लिख दो, आपका इंट्रो हो गया। यानी आप लिख दो कि भाई सिपाही म्यूटनी जो है 1857 में हुआ था, जिसके इम्पैक्ट्स हमको सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रंट पे देखने को मिले। क्वेश्चन यही है ना, आपने घुमा फिरा के इसको आंसर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो दैट इज इंट्रो। थोड़ा सा 1857 के बारे में या सिपाही म्यूटनी के बारे में एक लाइन और ऐड करनी है कर दो, बट अराउंड दिस योर इंट्रो शुड रिवॉल्व। जैसे आप बहुत से बच्चे जिनकी कॉपी में मैंने लिखा है गुड इंट्रो, तो वो समझें कि वो समझ रहे हैं कि क्या लिखना है, वैसे ही आपको इंट्रो हर क्वेश्चन की लिखनी है। तो उनका मोस्टली इंट्रो इसी पार्ट के अराउंड था, क्वेश्चन के अराउंड ही इंट्रो था, बिकॉज यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश कि इतना कुछ बता दो कि वो कंफ्यूज हो जाए। ओके, इंट्रो पार्ट क्लियर। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आपको क्लियरली मैंने कहा बेस्ट आंसर वुड बी जब आप उसको 3 ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने बताया मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव को क्लब कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्पैक्ट, है ना, या कोर्स भी इसने एक्सप्लेन किया, तो दैट इज ऑल्सो नाइस। अगर आप कोर्स इन तीनों फैक्टर्स में डाल के कर सकते हैं या अलग से ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो नहीं तो अगर कोर्स छोड़ भी देंगे तो इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन में कोर्स आ जाएगा कि उसका कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ना जो है वो शुरू हुआ। कॉन्सिक्वेंसेज इम्पैक्ट शुड बी अराउंड कि आपका मुगल एम्पायर एंड हुआ, जो जो रीजंस आपने दिए इम्पैक्ट के। और एडमिट, आपको आवाज आती है क्या? यहाँ पे कोई आता है तो मेरे को, there's a bell so it just disturbs me. Okay, so you have to say that it led to the formal end of the Mughal Empire and then there is a beginning of direct British rule. तो ये consequence भी है ना, कि ये चीजें शुरू हो गई। एंड फिर इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट आपकी शुरू हो गई। फिर स्पेशल पॉइंट दे सकते हो कि इस रिवॉल्ट के बाद कुछ नेशनल लीडर्स उभर के आए, बहादुर शाह हो गए, कंवर सिंह हो गए, दे आर द सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो किसी ने बीच में लीडर्स वाला पॉइंट भी लिखा है लेकिन लीडर्स का एग्जाम्पल नहीं दिया। सो इफ यू कैन मेंशन रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह सेकेंड, कुंवर सिंह, है ना, दीज आर द सिंबल्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सब पॉइंट अच्छा लिखा, तो बोला मैंने आपको कॉन्सिक्वेंस और इम्पैक्ट को क्लब कर दो, पॉइंट्स सबने ठीक लिखे, फिर उसके बाद थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता दो। तो सिग्निफिकेंस में यही है कि हमको ये जो एक मास मूवमेंट थी, यूनिटी उभर के सामने आई, अब ब्रिटिश को उसको ये समझ में आ गया कि भाई इंडियंस को भी हमको एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना है। ओके, जो भी सिग्निफिकेंस आपको लगता है 2-4 लाइनों में फिर आप वो बता दो। सो आपकी हेडिंग्स, अब देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा था। पैराग्राफ में क्या है ना कि इतने बड़े क्वेश्चन को आपका फ्लो टूट जाएगा, फ्लो सही नहीं होगा। एक स्टूडेंट था, उसका मैंने रिमार्क लिखा है, आई डोंट नो कौन था, अपने आंसर शीट्स देख लेना। पॉइंट सभी वैलिड थे लेकिन कनेक्टिविटी टूट रही थी पॉइंट्स के बाद में ना, क्वेश्चन का फ्लो टूट रहा था। ठीक है, सो कौन था, जो भी था, चलो लेट इट बी। इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन, गॉट इट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, देन दीज 3 फैक्टर्स, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, आपके पूरे आंसर का क्रक्स। या तो ये कोई फ्यूचरिस्टिक वाला तो है नहीं कि आपने कोई पॉजिटिव, जिन लोगों को मैंने लिखा है कि पॉजिटिव नोट पे एंड करना था, क्यों, क्योंकि उन्होंने ये लिख दिया कि काइंड ऑफ उनका मतलब ऐसा निकल के आ रहा है कि भाई सिपाही म्यूटनी को बहुत हाइप मिल गई बट इतना भी कुछ नेशनल मूवमेंट में उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये नहीं लिखना है, ये तो नेगेटिव हो गया ना, आपने उस बेचारे मूवमेंट को जो लीडर्स ने इतना किया, तो वो बोलेंगे ये गलत हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि जितना इसको इंपॉर्टेंस मिला है उतना नहीं किया, बट स्टिल, है ना, कि उसका आपने क्रिटिसाइज भी कर दिया, उतना भी नहीं है, बट स्टिल व्हाट इट डिड, तो स्टिल व्हाट इट डिड, इट वाज पाइवटल इन शेपिंग द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये तो सच है ना, जो एक लॉन्ग स्ट्रगल था, स्ट्रगल था, उसको एक शेप मिल गया।
ये आप बता सकते हैं। फिर वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इट इमर्ज्ड द नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। उससे पहले लोग टुकड़ों में जी रहे थे, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर एक नेशनलिस्ट जो भावना होती है वो इसके बाद ही लोगों के बीच में उजागर होने शुरू हुई। और जो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं छुपी हुई इच्छा थी अबाउट फ्रीडम, दैट वी वांट फ्रीडम, वो उभर के सामने आई, दैट पीपल रियली वांट दिस, देयर इज अ क्वेस्ट फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो वो आपका क्रक्स हो जाएगा। तो कहानी का क्रक्स विल बी दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ। सो जिन्होंने पैराग्राफ में लिखा था इट इज नेसेसरी कि आपने 4 लाइनों में इंट्रो लिखा, तो इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू के 5 लाइन में अंडरस्टैंड इंट्रो। नेक्स्ट इज दिस थिंग, अखिल I'll take up your question, है ना, कि फैक्टर्स, तो फैक्टर्स को लिखिए, फिर उनका लिखिए पॉलिटिकल। तो आपने सारा पैराग्राफ में लिख दिया, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे पॉलिटिकल खत्म हुआ, कहाँ से इकोनॉमिक कॉज आपका शुरू हुआ, तो आपका कनेक्टिविटी टूट रहा है जिन्होंने पैराग्राफ में लिखा है। So just you can say yes. Ask me, Akhil. Ma'am, sorry, I was just coming to my home, so I couldn't answer that one thing you said. So I got the intro from back this one, ma'am. There was two previous year question based on this 1857 revolt. So I just made of 5 or 6 quotes from leaders back then only. I made a small note of this. So that's why simply I took it from there. Quotes of 1857 leaders, quotes based on this. So Veer Savarkarji, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Hmm. Nehru. So there Hmm. were 4 or 5 people who gave some brilliant quotes. So from there I took it this one. Correct. So this is So good. This is good. See, ultimately it matters how you present on the day when you have to write. So when the question is given to you can use that information here. That is the best part, right? That is the whole point of yes, answer writing. That whatever content you are consuming, you are able to present it on the day of presentation. That's what you did, and I really like it and appreciate it. सो thank देखो, you. अखिल ने बताया अभी कि उसने कहाँ से लिखा, कि उसने ऐसे कोट्स ही हैज ऑलरेडी रिटन एंड ही हैज यूज्ड इट। सो देखो, एक दूसरे के आंसर्स देखोगे ना, इसके बाद आई एम थिंकिंग कि मैं एक काम किया करूंगी, जो टॉप 3 आंसर्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, सो दैट जिन स्टूडेंट्स को एक्चुअली मेरे कमेंट से भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैम ने तो लिख दिया, बिकॉज आई कैन नॉट राइट होल आंसर एज अ कमेंट फॉर यू, आई कैन ओनली राइट द कंक्लूजन इज नॉट proper, these words should have been included, right? So you will get an idea what do I actually mean, because somewhere in someone's sheet I actually find what I want to look, what I'm looking for in an answer. ठीक है, तो जैसे अखिल का शीट है, ये बताया मैंने आपको, भेजा अभी ना, वापस एक और शीट बताती हूँ। देयर इज वन गौरव का शीट, आई गेस, वेट, गौरव ने कुछ दिक्कत की थी, शायद कंक्लूजन नहीं लिखा था, बट ओवरऑल सही था। एक बार मैं भूल रही हूँ, एक तो पीडीएफ इन फाइल ग्रुप, सो मेनी ग्रुप्स इन टेलीग्राम, खुद का ग्रुप घूम जाता है। सो अखिल का हो गया, देन देयर वाज अनदर आंसर बाय, वेयर इज अनदर फायर, गौरव, मैं भेज रही हूँ, ओके वेट, फॉरवर्ड, लेट्स सी, यस। सो इन्होंने गड़बड़ क्या किया है थोड़ा सा, हाँ, गौरव का मुझे, गौरव अगर है यहाँ पे, सो प्लीज ट्राई टू राइट इन द वाइट, ऑन द वाइट शीट। सो इनका भी अच्छा लगा, हिज इंट्रोडक्शन इज आल्सो वेरी लिमिटेड, द काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आई एम सजेस्टिंग यू। स्टिल एक दो पॉइंट्स जा सकते थे, दैट द फैक्टर्स यू कुड हैव इंक्लूडेड इन द लाइंस आल्सो, बट अगेन दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन आंसर। और भी बाकी बच्चों ने ऐसा लिखा है, बट बहुत ही कंसोलिडेटेड है, कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन है, कंक्लूजन कुड बी वर्कड अपॉन, और भी अच्छे आंसर्स है बीच में, बट वहां पे क्या है कि ऊपर से बहुत अच्छा कंक्लूजन मिसिंग है। सिर्फ आपका नहीं, एक्चुअली 2-3 लोगों ने ऐसा किया, उनको मैंने लिखा है इज द कंक्लूजन, ऊपर से आंसर बहुत अच्छा लिखा है। सो एवरीबडी हैज रिटन वैलिड पॉइंट्स, क्योंकि इट इज समथिंग यू आर रीडिंग, योर हिस्ट्री ऑलमोस्ट स्टार्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, सो you all know the points, now you have to present it. So I hope you got the way I want the presentation should be. किसी को अपने आंसर चेकिंग में कोई भी डाउट, यू कैन आस्क मी, मैम व्हाट कुड हैव बीन डन और समथिंग। तभी मैंने ये सेशन रखा, कॉपीज भेजती हूँ ना साथ साथ, नोटिफिकेशंस इस ग्रुप के ऑन रखा करो, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी चिट चैट्स,
So whenever your copy is checked, you got a reaction and you know your copy is checked. What is PDF? ठीक है, so एक बार मैं ही देख लूं क्या जहाँ पे भेजे हैं आपको मैंने आंसर्स. हाँ, तो कंक्लूजन में मैंने आपको बताया ना, यू हैव टू राइट द crux of the whole answer that you have to write the crux of the body that you have written, intro and body that you have written, or way forward in case you have suggested. तो उसका कहानी, क्वेश्चन का क्रक्स आप इंट्रो में लिखेंगे, आंसर का क्रक्स आप कंक्लूजन में लिखेंगे, until unless there is a current affair question and you have to be futuristic and hopeful. Okay, so for example here, like I have noted down a conclusion that see significance, you have to give the heading, and then whether you write in a paragraph or point wise, that is your choice, but I would suggest it should be in point. Okay, but at least give the heading significance, because in the paragraph questions there is no heading from where the factors are ending, when the impact is starting, when the political factors ended and religious factors start. I don't know anything. I'm not able to understand from the questions, from the story. Then your story fades. So how to write conclusion? So for this question, for example, the Sepoy mutiny, though a momentary setback. So burai bhi kar di. It sowed. So it was a setback only, no? Nothing substantial came out of it. तो जिन लोगों ने नेगेटिव लिखा उन्होंने यहीं तक छोड़ दिया इसको 3-4 लाइनों में बता के कि अच्छा नहीं था, कुछ खास नहीं था, या उन्होंने ऐसा बोला, वहां पे छोड़ दिया. So you have to write the Sepoy mutiny, though it was a momentary setback, but it sowed the collective seed of the nationalist feelings among Indians. या reframe कर सकते हो कितने तरीके से इसको. It emerged the nationalist consciousness. Okay. Its impact was such that it gave to many subsequent movements for independence. So many movements, some child has written what kind of movements came after this. So that is also good point to be included in conclusion. So the mutiny therefore stands as a testament to the resilience and determination of Indian population in their quest for freedom and self-determination. So आपने ये चीजें लिखी कि भाई इतनी अच्छी नहीं थी, but still nationalist movement को यहाँ से wings मिले. Wings use कर सकते हो, give wings to the further. You can reframe it in many ways. So इसका जो legacy है, आगे उस पे काफी movements शुरू हुई, और ultimately जो एक क्वेस्ट था लोगों का, जो चेंजेस कॉन्सिक्वेंसेस में आपने लिखा ना, उसके बाद क्या क्या असर हुआ, वो जो चेंजेस थी वो बनी रही, और लोगों को रियलाइज हुआ वी नीड सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड फ्रीडम. दिस इज द वन वे टू कंक्लूड. तो इसी के अराउंड रीफ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस कैन बी डन इन मेनी वेज. देखो लिखना शुरू करोगे तो ये वर्ड्स आपको याद रहेंगे. सपोज दीज सम factors, religious, economic factors, the dimensions you are using here, you will be able to use it in many other places because now you know how you can frame it. Ma'am, 150 mark, 150 words का question. 250 कर दिया था, बाद में किसी ने चेक किया था. A student asked, ma'am, it is, वो मैंने गलती से 150 लिख दिया था, then somebody pointed out and again I did it 250. जैसे क्वेश्चन नंबर इसके पहले जो क्वेश्चन था वो 150 वर्ड्स का था, तो 150 वर्ड्स तो शुरू होते ही खत्म हो गया. देखो लिख लिख के आ जाएगा, इट्स ओके. अभी मैं ना आप लोगों को वर्ड्स पे भी नहीं टोक रही हूँ. वट एवर यू आर राइटिंग, आई एम फीलिंग इट इज ओके. यू विल लर्न इट विद टाइम. यू विल कम, द पॉइंट विल कम, डे विल कम व्हेन यू विल बी एबल टू कंडेंस द इंफॉर्मेशन. तो सेम जो लाइन अभी कंक्लूजन आपको मैंने 4 लाइंस की बताई है, आई थिंक 5-6 लाइंस की बता दी, इसको आप 3 लाइनों में भी लिख सकते हो. दैट विल कम विद प्रैक्टिस. यू विल कंडेंस द वर्ड्स. इज आर एम इट कम करना पड़ता है, एंड यू विल कंडेंस द वर्ड्स. ओके.
Yes, Dipendra. Hello, ma'am. I have a very basic question. I wanted to ask what should be the page limit for a 150 words answer and 250 words answer? That's it. Because it depends upon one's handwriting. So there is not set criteria. Okay. So you should be counting the words, but there is no page limit. It totally depends upon your size of your handwriting. And yes, this point I want to tell to so many students. यार पेज की कंजूसी क्यों करते हो तुम लोग? What do you do? वहीं पे लास्ट में कीड़े डालने लगते हैं. Actually there's I'm not able to read why you people do. You might have to use one extra sheet. That is okay. वो लास्ट में ऐसा कुछ कर देते हो वहां पे, और एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बट वहां पे एक्चुअली इतना ऐसे 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 कर दिया, स्क्रिबल कर दिया. व्हाट इज द पॉइंट यार? कितने का आता है पेज? यूज करो उसको अच्छे से, हैंडराइटिंग तो अपनी अच्छे से रहने दो. So yes, Dipendra, there is no nothing like page limit. Okay, it totally depends upon your handwriting. हैंडराइटिंग ऑलमोस्ट सबकी अच्छी है जितना उन्हें आंसर लिखा है. जो लोग की प्रॉब्लम थी उनको मैंने पर्सनली बोला है डीएम्स में जाके that improve the handwriting because that is important, because कुछ लोगों की readable भी नहीं थी, वहाँ पे थोड़ा सा चाहिए रहेगा that improve. And Gulshan has also written the answer. I'm glad after counseling worked. So I liked your answer, Gulshan. अब bit time आ जाएगा, मैंने बहुत ज्यादा comments आपके आंसर पे नहीं दिए हैं, बट योर राइटिंग अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं. बस अब थोड़ा स्ट्रक्चरिंग जो है वो आपको सीखना पड़ेगा. तो एक बार जिनका आंसर मैंने आपको बोला, गौरव का हो गया, तो बाकी बच्चों का भी मतलब काफी अच्छा, जो भी आपको अच्छा लगे. सो आप उनके आंसर्स देखो, है ना. तो स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी अब हमको इंट्रो की और इसकी. अच्छा, आपकी शीट. हाँ जी, एक क्वेश्चन है. सो आपने मेरे आंसर पे बोला है कि हेडिंग ट्राई यूजिंग हेडिंग्स. तो द प्रॉब्लम विद दैट इज, मैं पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहा था, तो उसमें एक चीज खत्म होने पर दूसरी उसके साथ शुरू हो रही है. पॉलिटिकल एंड करके इकोनॉमिक उसके जस्ट बाद. तो हेडिंग उसमें डाले कहाँ पर? वो हेडिंग डालना मतलब फैक्टर को अलग लिखो, इकोनॉमिक फैक्टर को. देखो अल्टीमेटली इट कम्स टू फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, है ना. तो फ्रेम ऐसे करो कि वो पॉलिटिकल में ही रहे, फिर आप नीचे उसको इकोनॉमिक कर दो, और चाहे फिर वो वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, बट कंटिन्यू इन अ वर्ड, इट्स अ गेम ऑफ इंग्लिश वर्ड्स. देन फ्रेमिंग सेंटेंसेस की बात है ना. यू कैन ब्रेक एंड देन स्टार्ट, और वो एक्चुअल ब्रेक नहीं है, दैट इज जस्ट अ ब्रेक. उसमें ब्रेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट. हाँ, हो जाएगा, बिकॉज़ पॉइंट्स वैलिड. So what I have noticed about when I write is कि मैं क्लॉज लगा कर लंबे सेंटेंसेस कर देता हूँ. मतलब मेरे पूरे आंसर में मैंने उसके बाद जब पढ़ा तो पूरा बॉडी जो है वो 2 सेंटेंसेस में था मल्टीपल क्लॉजेस से. ये करना सही है या फिर नहीं? मल्टीपल क्लॉजेस मतलब समझ नहीं आया. मतलब कि कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस मैंने बहुत लंबे कर दिए, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब जो है वो एक सेंटेंस का ही पार्ट कर दिया कंजंक्शंस का यूज करके. तो इज दिस द गुड अप्रोच और नॉट? नहीं, कंजंक्शंस कम यूज करने. देखो जितना कंडेंस्ड और रिच मटेरियल रहेगा उतना अच्छा रहेगा. और कंडेंसेशन ऑफ सेंटेंसेस आप बेस्ट सीख सकते हो एनसीईआरटीज पढ़ के. एनसीईआरटीज में देखो, वही आपकी स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है, और एनसीईआरटी में कितने पेजेस में खत्म हो जाएगा. तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लिखता है. अगर आपको कोई सेंटेंस एनसीईआरटी का अच्छा लग जाता है, राइट इट डाउन, यूज इट समवेयर एज सच. बहुत बढ़िया है एनसीईआरटी. यस, समबडी, देखो चैट में किसी ने कुछ पूछा ना. आई थिंक चैट वाले सारे क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने. तो राइट कंक्लूजन तो मैंने बता दिया, सिग्निफिकेंस बता दिया, प्रेजेंटेड फैक्टर्स एंड फ्लो चार्ट इज द वे शुड आई चेंज. नो रिचांजलि नंदी, वो बिल्कुल ठीक है फ्लो चार्ट वाला ना, वो दैट इज वेरी नाइस वे. उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उस पे तो मैंने कुछ बोला नहीं. ठीक है. कंक्लूजन, हाउ टू इंक्रीज स्पीड. भारतीय कंक्लूजन आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अभी. एंड सुजग्या, स्पीड देखो विद टाइम आएगी. मैंने आपको कहा फिलहाल लिखने के लिए टू राइट दीज क्वेश्चंस टेक 1 hour. दैट इज टोटली ओके.
with time, with practice, when you keep on writing. लिटरली मैं आपको बताऊं, मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरे को आज कोई लिखने के लिए बोलेगा, मेरे पास बिल्कुल स्पीड नहीं बची है, बिकॉज पिछले 6 सालों से खुद नोट्स जो मैं पढ़ने के लिए बनाती हूँ फ्लो चार्ट्स में, दैट इज, बट ऐसा कुछ प्रॉपर पेज पे नहीं लिखा है. तो प्रैक्टिस ही है जो आपका स्पीड को इंक्रीज करेगी. सो कीप राइटिंग, दैट इज द होल थिंग. हाँ सैयद, यस अशरफ, यही चीज मैंने अभी की. आपने लेट ज्वाइन किया शायद ना. So what I mean to say is you need to club consequences and impact. What does that mean? अब सिपाही म्यूटनी हुआ, that is in British Army. That is one organization. So if we see Britain, it is in one organ. Just let's treat it as one institution, one organization. So impact और consequence का usually मतलब same ही होता है. But impact means कि उस organization पे क्या impact पड़ा, ब्रिटेन को कैसे झटका लगा इसके बाद ब्रिटिशर्स को, एंड कॉन्सिक्वेंसेस मीन आउटसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो उन दोनों को अलग अलग करके लिखोगे ना, तो व्हाट विल हैपन, आपका आंसर लंबा हो जाएगा, फिर वर्ड्स को कंडेंस नहीं कर पाओगे. तो इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस के जो पॉइंट्स हैं उनको एक ही हेडिंग के नीचे लिख दो. पहले ऑर्गेनाइजेशन पे बता दो पहले 2-3 पॉइंट्स, नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वाले इम्पैक्ट बता दो. दैट्स व्हाट आई मीन. ये मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, आई थिंक यू केम लेट. ठीक है, तो ये लिख के आ जाएगा. तो जो बच्चे बाद में आए हैं, अगेन लेट मी टेल यू, I have sent Akhil's copy, Gaurav's copy again. So they have written some good answers. You can have a look. So आज के बाद I'll try to give. और देखो, this is not a competition. We all have to. I am learning from you as a teacher. I will evolve with you because there are some points, some answers. मैं ऐसे देखती हूँ answer sheets में जो शायद मैं भी नहीं सोचती. Then मुझे लगता है wow, this could also be one dimension जिसको मैं अपने lecture में फिलहाल include कर देती हूँ. ठीक है, so we all have to learn from each other. That was the whole motto of making this peer group of like-minded people so that we can learn with each other. तो इसमें कोई शर्माना नहीं यार, मेरी कॉपी किसी ने देख ली, मेरा तो इतना गलत आंसर था, इट्स ओके. शायद जिसकी कॉपी आप देख रहे हो वो 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है, सबका अपना पेस है आगे बढ़ने का. So you have your own pace, you have to follow that. और जहां से अच्छा सीखने को मिल रहा है आप सीखिए. तो आज शायद अखिल ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, कल को कोई और किसी का कॉपी बहुत अच्छा होगा, तो वी विल सी कि उसने कैसा लिखा है. तो हर जगह से बेस्ट मिलेगा, उसको उठाइए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए. सो दिस इज हाउ यू शुड कंज्यूम कंटेंट. किसी और को अपनी कॉपी में कोई दिक्कत, वैसे जब मैं चेक कर रही होती हूँ ना, मेरा मन होता है कि कुछ ऐसा तरीका हो ना कि वो स्टूडेंट सामने ही हो और उसको उसी वक्त ही, उस टाइम मेरे माइंड में इतनी चीजें आती हैं. अभी तो मैं ऑन एन एवरेज जो मैंने सब कॉपीज में देखा वो एक कंक्लूजन आपको दे देती हूँ कि ये ऐसे से मत करो, ऐसे से मत करो. बट उस टाइम बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में आ रही होती हैं. तो तभी बोलती हूँ अगर कोई डाउट हो मेरे किसी कमेंट में तो पूछ लिया करो. यस राहुल, राहुल के बाद श्रेया. पूछिए राहुल. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. Ma'am, I just want to clarify, just correct me if I'm wrong. Like, I just saw, I downloaded a copy from Vision. So there is like, कि मतलब, for 250 words, they have provided 3 pages के limit. So I was myself restricting, मतलब इसीलिए कि 3 pages में, and for this 10 marker, I was restricting myself for 2 pages. So I don't have any idea about कि UPSC की answer sheet कैसी दिखती है. So like, do you have any? क्या मतलब ऐसा लिमिट होता भी है, नहीं होता? हाँ, वेरी वैलिड पॉइंट. नहीं, यू आर राइट टू ब्रिंग इट अप. जैसे दीपेंद्र ने भी अभी पूछा था, बट हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं लिमिट नहीं बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन कि आप इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे कि यू नो 250 के लिए यू विल गो बियॉन्ड 3 पेजेस. उन्होंने इसलिए लिखी होती है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती मेंस में. ओके, सो व्हेन यू गो फॉर द मेंस, यूपीएससी गिव्स यू स्पेसिफिक शीट्स. तो हाँ, 250 को आप ट्राई कीजिए, आपको 3 पेजेस में खत्म करना है. ओके, सो दैट इज राइट राहुल, दैट इज राइट. सो ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि कोई 250 का क्वेश्चन भी आप शायद 2.5 पेज में खत्म कर दो, तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है अल्टीमेटली. तो ऐसा उतना भी कि आप सपोज यू आर राइटिंग अ 250 वर्ड्स आंसर, बट थोड़ा सा आपका ज्यादा जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रुक ही जाना है. तो यूपीएससी ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाती है. क्वेश्चन लिखा होता है, उसके नीचे
शीट्स पे आपको ऑलमोस्ट 3 पेजेस की जगह मिल जाती है. तो यस, डोंट गो बियॉन्ड दैट. दैट इज राइट. यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ एक्स्ट्रा शीट. Yeah, all right, ma'am. Just a follow up. Like you mentioned in my answer sheet, like I had written for East India Company, I had used EIC. So I guess हाँ, that is like a standard or like known thing. तो मतलब इसके लिए हम short form as a use कर सकते हैं as such. यार जब अगर आपने एक बार ऊपर यूज कर लिया हो इन ईस्ट इंडिया कंपनी EIC लिख दिया हो, उसके बाद आप फॉलो अप कर रहे हो तो आप लिखो. बट अल्टीमेटली एक बार के लिए यूज करना अवॉइड कीजिए. मे बी somebody doesn't know about it. Okay, you got me कि there is one sentence you are using Yeah. East India Company, maybe in the another sentence क्योंकि आपने ब्रैकेट में लिख दिया, now there is a connection. Okay, but starting में ही मत लिखिए. ठीक है, Oh, कहाँ लिखा है yeah. आपका? Thank you हाँ, so तो much, ma'am. स्टार्टिंग काफी लोगों का लिखा है क्योंकि बहुत लोगों ने EIC लिखा था. तो एक बार कहीं पे मेंशन कर दिया, then you can write, but otherwise no. एंड रीफ्रेम वाला भी आई गेस आपको समझ में आया होगा राहुल, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. है ना? सो गिवन द कनंड्रम Yeah. जो है वो थोड़ा सा ऐसा अथॉरिटेटिव साउंड करता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा लगता है. सो थोड़ा सा इट शुड बी असर्टिव rather than in authoritative sounding से. Okay, Yeah, I was just habitual of writing long answers graduation से तो yeah, तो थोड़ा difficult हो रहा है short sentences बनाना. So yeah. that is fine. देखो उस Yeah. इंट्रो में कोई प्रॉब्लम नहीं है. The information you are given is very nice. It just need reframing. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Thank you Next. so much, ma'am. Okay. So next who's there? पहले श्रेया से पूछ ले. श्रेया ने हाथ किया था, फिर अशरफ आप पे आते हैं. गुड इवनिंग मैम. मैम मेरा वो EIC वाला ही डाउट था पहला तो, बिकॉज आई हैड डन द सेम थिंग and I got the answer to that. Second one was your comment on the linkage, कि the thoughts are not, cooking up a proper story. ऐसा मतलब there was a comment. So I have also got this comment before and like. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था ये वाला ना पॉइंट. Yeah, it was like last time it was more about the fact that I was writing extra. This time like you have put the comment. I'll just open it once. ये कनेक्टिविटी नहीं है, फ्लो नहीं है आंसर में, है ना? And before this also I had gotten one copy checked, like there was some group where I got it checked and they also said the same thing for my essay, that the individual paragraphs are nice but there is no flow that is coming around. So how do we tackle that thing? हाँ, तो पहले तो जैसे मैंने एक अपने दिमाग में ना जब आंसर लिखना है एक स्टोरी बना लेनी है. कुक अप अ स्टोरी दैट दिस थिंग. अभी आप श्रेया या तो क्वेश्चन देखते हो और सीधा लिखना शुरू करते हो. डोंट डू दैट. सिट एंड थिंक लाइक नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आंसर टू समवन. तो जो आपने लिखा उसको एक्सप्लेन करके देखो. यू विल फाइंड कि कुछ पार्ट मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल मैं सुनाऊंगी कहानी कि भाई 1987 में ऐसा ऐसा हुआ, लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया, उसको हम सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं. बट हाँ, वहां पे कुछ फैक्टर्स थे. हिंदी में बोल के देखो या इंग्लिश में बोल के देखो, वट एवर इज योर लैंग्वेज. ओके, ट्राई रिपीटिंग दैट स्टोरी इन योर माइंड. इट विल क्रिएट अ फ्लो. सो वन वर्ड में वो फ्लो लिख लो साइड पे कि मेरा आंसर इस फ्लो में जाएगा एटलीस्ट फॉर द प्रैक्टिसिंग टाइम, जब तक प्रैक्टिस कर रहे हो. सो मतलब इसमें इंट्रो आ गया, फैक्टर्स आ गए. तो अब फैक्टर्स में हमने क्या देखा कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल रीजंस थे, हमारे सोशल रीजंस थे, रिलीजियस रीजंस थे. अब उसका क्या असर पड़ा, है ना? अब असर में ये जो कोर्स ऑफ इवेंट्स है, अब आप यहाँ पे फिर से इमीडिएट कॉज लिख रहे हो, तो वो तो फैक्टर में आ जाना चाहिए था ना. उसको फिर से वो रेपिटेशन है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू रिपीट द सेम स्टोरी. तो उसको चलने दो, क्योंकि अब आपके फैक्टर्स खत्म हो गए हैं. अब वहां से नेक्स्ट मूवी का नेक्स्ट सीन शुरू हो रहा है कि क्या असर पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जफर, सिंबॉलिक हेड, ये सब लिखने की जरूरत नहीं. अब आप सीधा आ गए किस पे कि उसका क्या असर पड़ा, क्या इम्पैक्ट था. तो स्टोरी आपकी क्वेश्चन की तरह चलेगी कि एक सीन में इंट्रो आ गया, एक सीन में फैक्टर्स आ गए, अब नेक्स्ट में इम्पैक्ट आना है. आपने उसको यहाँ पे ऐसा लग रहा है जबरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश की है, वो नहीं करना है. Okay.
Okay, treat it as a story or a movie scene, whatever you like, and then प्रैक्टिस करके इसको लिखो. पहले साइड पे रफ में एक बार अपना फ्लो चार्ट बना लो कि पहले ये एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल एक्सप्लेन दिस, देन दिस, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है. ठीक है, वो उसी पार्ट में कनेक्टिविटी मिसिंग थी. एंड फॉर एग्जाम्पल देयर इज सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट यू हैव रिटन, so that is not actually asked in the question. है ना? So, wasn't it like a consequence? Suppression is not a consequence. Revolt हुई, उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा है क्वेश्चन कि मैं whether it was a success or it was a failure. है ना? It is not asked. मतलब ये indirectly आपका consequence में झलकना चाहिए, impact में झलकना चाहिए. You don't have to write it explicitly. Okay. Okay? Yeah. तो अब जैसे आपने ये रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब वाला, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते थे. ये मैं बोल रही हूँ कि आप पॉइंट्स वैलिड है, आपने थोड़ा इधर उधर मिसप्लेस्ड है कि ये लेटर्स उभर के आए, could have been written in conclusion. Okay. है ना? और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्शन इज गुड, ये आपका इम्पैक्ट में आ सकता है. फिर आउटसाइड द लोगों पे क्या पड़ा, है ना? सिग्निफिकेंस इज गुड, सिग्निफिकेंस को शॉर्ट करो. ठीक है, दैट इज इट. आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग, है ना? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, प्रिया. यार ये तो मेरे से किसी ने पहले भी पूछा था ना कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकते हैं. देखो, जहाँ पे जिस वर्ड का हिंदी है वो वर्ड तो नहीं यूज कर सकते, बट देयर आर ऑफ कोर्स सर्टेन वर्ड्स इन इंग्लिश व्हिच डोंट हैव translation to Hindi. There you can use, but that should be in Devanagari script only, I guess. But I will confirm this thing, Anupriya, from somewhere. Initially भी optional के लिए भी किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, so this remains the a quest for me also. I'll confirm. And yes, Ashraf. पूछिए, आवाज नहीं आ रही आपकी. प्रणवी का भी ना, मैं आपकी आंसर शीट देखती हूँ प्रणवी, ओनली देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन. की आवाज नहीं आ रही है अशरफ, यू वर्क ऑन योर माइक. प्रणवी फिर से चेक्ड आंसर शीट अपनी प्रणवी वापस ग्रुप में भेजो, मुझे ढूंढने में दिक्कत आ रही है थोड़ा सा. नाम लिख दिया करो ना फाइल में सब लोग. गौरव, मुझे मिल नहीं रहा आपका शीट प्रणवी. मुझे याद है मैंने चेक किया है, बट किधर गया? 3 बच्चों का मैंने ना गलती से कहीं और भी भेज दिया था, दूसरे ग्रुप में भेज दिया था. लास्ट में चेक करते करते वहीं तो नहीं है. ओके, हाँ आपका चेक भी किया होगा ना प्रणवी, मैंने चेक्ड वाला कहाँ है? फिर मुझे थोड़ा अपने कमेंट्स के हिसाब से जल्दी याद आता है. प्रणवी एक बार चेक्ड वाला भेजो. आई विल स्विच ऑन द फैन ऑन टेल साइड आई. फैन का शोर तो नहीं आ रहा तुम लोगों को? दैट इज व्हाई आई स्विच इट ऑफ. बट अब मेरी गर्मी में हालत खराब हो गई. तो आपका है कि बिगिनर. ओके, इंट्रो बहुत छोटा है प्रणवी आपका. थोड़ा सा इंट्रो शुड हैव बीन इम्प्रूव्ड. इसमें किन फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स रहे, मतलब फैक्टर्स के डायमेंशंस मेंशन कर दो, दैट इट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट और इट हैड मेनी फैक्टर्स लाइक सोशल रिलीजियस फैक्टर्स, या इम्पैक्ट की बात कर दो. कुछ एक्सटेंड द इंट्रो. आगे आपके एज अ बिगिनर इट्स वेरी नाइस, यू आर अ बिगिनर बट स्टिल द क्वेश्चंस आर वेरी नाइस, बट you have not written the conclusion. Okay, you have to limit the words also, you have to condense. तो लिख के आ जाएगा. एज अ बिगिनर आई वुड से अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कीप राइटिंग.
ओके, कंक्लूजन नहीं है Okay. इसमें, ट्राई टू वर्क ऑन कंक्लूजन, बट एज अ बिगिनर इट इज very good answer, and you will see there is a difference after 30 days also when you write every day. Yes, Ashraf, mic ठीक हो गया आपका? मैम यस मैम आवाज बहुत कम आ रही है यार आपकी. हेलो Yes. yes ma'am, my question is regarding the previous question that was cancelled about That- vibrant villages that what? initiative. मैम vibrant villages initiative जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था मैम, वो एक स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, तो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसके, जैसे सबके आंसर्स एक तरीके से सेम हो रहे थे, तो हाउ कैन वन बी इनोवेटिव व्हाइल आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी जैसे वर्ड्स तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो मैम हाउ कैन वन बी डिफरेंट और इनोवेटिव व्हाइल आंसरिंग? देखो उसमें अब देखो हाउ कैन वन बी डिफरेंट, पहले तो क्वेश्चन को समझ हर इंसान अलग तरीके से समझता है. आपने देखा होगा, इफ यू सी द आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स देयर, एवरी स्टूडेंट हैज रिटन अ डिफरेंट आंसर. So every student is yes innovative in their own way. So don't worry about the creativity that you have shown in the answer. But now how it can be made better, because it is a scheme based question. अब यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने बॉर्डर की लेंथ बताना शुरू कर दिया था, दैट इज बिट इररेलेवेंट, और किसी ने सिर्फ चाइना पे फोकस किया था. तो जब बॉर्डर विलेजेस की बात हो रही है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि वाइब्रेंट विलेज स्कीम इट इज शायद नॉर्दर्न बॉर्डर वाले के लिए आया था. तो आपको नॉर्दर्न में आपको हर बॉर्डर की बात करने की जरूरत नहीं है. यू कैन कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए, शायद हिमाचल, उत्तराखंड, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर राइट नाउ. तो वो जो स्टेट्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको उन स्टेट के जो चैलेंजेस हैं वो बताने हैं. तो डेफिनेटली देयर एजुकेशनल चैलेंजेस, देयर आर स्किल चैलेंजेस. अब एक ना क्वेश्चन में पता है क्या होता है, सीक्वेंस होता है. जब आप चैलेंजेस की बात कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पहली बात करो. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेसिक फैसिलिटीज. खाना पीना पढ़ना उसके बाद की बात है ना. पहले क्या, किसी को खाना ही नहीं मिल रहा है यार, वो पढ़ाई करके क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा भूखा रह के, माल न्यूट्रिशन रह के. सो मेक अ सीक्वेंस दैट विच पॉइंट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मेंशन. फिर जैसे क्यों मुझे बात याद है कि किसी बच्चे ने लिखा था, पहले स्किल वाला पॉइंट लिखा था, दैट देयर इज पीपल आर लेस स्किलफुल, देयर इज नॉट मच स्किल डेवलपमेंट, और फिर एजुकेशन की बात की थी. तो समझो पहले एजुकेशन आएगी फिर स्किल डेवलपमेंट होगी. समझे? पॉइंट सब बच्चे वही लिख रहे थे, बट देन इन दिस क्वेश्चन द प्रायोरिटी एंड द सीक्वेंस मैटर. कोई इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है तो शुरू करोगे ना उसके एग्रीकल्चर से, उसके रॉ मटेरियल कहाँ बना, फिर ट्रांसपोर्टेशन पे जाओगे, फिर उसको मार्केट पहुंचाओगे. ऐसा नहीं है ना कि कभी बीच में ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो फिर एकदम से मार्केट में पहुंच गए, फिर उसके रॉ मटेरियल पे गए. ऐसा नहीं होगा. तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन द अदर थिंग, देन द अदर थिंग. और जो वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ज्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे. उसने लिखा कि विलेज वाला स्कीम हेल्प कैसे करे, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स. अब कुछ बच्चों ने वहां पे ऑब्जेक्टिव्स लिखा था और ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए थे. डोंट एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स. अब उसको थोड़ा सा अपना इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, वहां पे टिल्ट कीजिए. फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स बट नॉट डायरेक्टली. हाउ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव will help the villagers. So for example, there is a one district, one something plan, how it will help, how it will bring revenue and economic condition ठीक करेगा. There is another objective जो उनकी educational condition ठीक करेगा. There is one objective जो उनकी health वाली condition ठीक करेगा. So that is how you go about the question. है ना? So understanding of question is very important. What you have to write. That is why I made you do that second exercise. What will you write? So sequencing, priority, and tweaking what has been asked. Okay, अनुप्रिया, आवाज आ रही है ना? Yes. Otherwise मैं फैन ऑफ करके बैठी रहती हूँ. Okay. So anything else? Anyone? प्रणवी का भी हो गया, अशरफ का भी डाउट हो गया. किसी का और डाउट? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कल देती हूँ. See, I check all the questions myself. So even if it happens like this, that you know we are someday जैसे सुबह चेक करके डाल रहे हैं, शाम को डाल रहे हैं, it just takes time.
So bear with that, you'll get the best feedback that I can give. So कल वाला क्वेश्चन मैं मॉर्निंग में डाल दूंगी, शाम तक करो कल प्रैक्टिस करके, then एक 2-3 क्वेश्चन करेंगे, then we'll take a class and take तीनों पे feedback. ठीक है? So keep writing, don't stop writing. दिसंबर तक तो continuously करो writing every day. I'm also thinking धीरे धीरे later on I'll bring other courses of answer writing also, because I'm thinking to expand the little team also. तो थोड़ा help हो जाएगा मेरा भी, we can cater more students. Because in my team I select people very nicely. I don't get जो I actually check कि किसमें मेरे साथ align होने का ढंग है, जो मेरी तरह evaluate करता हो, and I review everything on my own. अब ऐसा है ना कि क्वेश्चन जैसे मैं देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम सीइंग दिस पर्टिकुलर आंसर, अब लिखने में मेरा टाइम जाता है, मैं इमीडिएटली देख रही हूँ कि किसी ने कैसा इवैल्यूएट किया, आई कैन से कि ये अच्छा इवैल्यूएट हुआ है या नहीं. सो लेट्स सी, विल डू समथिंग अबाउट दैट आल्सो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बट दिस वे इज आल्सो गुड. एनीथिंग एल्स, किसी का कोई और क्वेश्चन? Some of you have joined हमारा UPSC वाला प्रोग्राम भी, तो उनका आंसर राइटिंग तो कोर्स में मई तक चलता रहेगा, so they don't have to worry about it. Any question? Ma'am, I have a suggestion. Yes. Yeah, so you mentioned while checking the answers, it's slow when you write, but at the time of checking answers, आपके दिमाग में बहुत सारे thoughts आते हैं. What if like आपको check करने में समय तो लगा ही होगा, so when you are checking, you keep a Google Meet और जिसको चेक कर रहे हो सामने सामने बताते जाओ, जिन्हें भी करना है वो उस चीज को नोट करते जाएंगे, आपको लिखना नहीं पड़ेगा और सामने सामने आप बता भी दोगे और टाइम भी लिमिटेड होगा. थोड़ा ब्रेक टूट जाता है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन है, सम पीपल वर सेइंग ना मैम हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन दें, तो उसमें वो चेकिंग करने में और टाइम लगता है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, मेरा फ्रेम उसमें नहीं है. बट व्हाट यू आर सेइंग, उसमें क्या होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है पॉइंट थोड़ा सा. सो व्हेन एक साथ सबके चेक कर रही होती हूँ ना, तो जल्दी चेक कर लेती हूँ. इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, मुझे क्लासेस भी लेनी होती है, सब कुछ करना होता है. डोंट वरी, आई विल मैनेज दैट. We'll do more live sessions. 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उनपे एक साथ एक और लाइव सेशन इसी तरीके से कर लेंगे. Where you have feedback से related कोई प्रॉब्लम कि मैम समझ नहीं आया, what is the comment, we'll do it. Okay. Yes, Pranavi. Ma'am, word limit should be exact, means answer should be exact of 250 words या थोड़ा कम ज्यादा चलेगा? थोड़ा चलेगा. 150 में तो ट्राई करो, 150 160 भी जाएगा तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं. बट स्टिक अराउंड द लिमिट. Okay, ओके, स्टिक अराउंड द लिमिट. हाँ, नेक्स्ट मंथ अनुप्रिया, उसके लिए अलग प्लान है. बिकॉज सी, अब आप लोग बोलेंगे मैम ऐसे कर रही है, हर कोई करता है. 99 में इट इज रियली नॉट पॉसिबल फॉर द टीम ऑल्सो टू मैनेज. ओके, मेरा भी 2-3 घंटे जाता है. So काफी मेरी हेल्थ पे भी उसका असर पड़ता है, बिकॉज यू नो इफ देयर इज अ टीम सो आई कैन हेल्प, देन अदरवाइज आई कैन आल्सो नॉट हायर पीपल. तो नेक्स्ट मंथ से प्राइजेस इंक्रीज होंगे, लेकिन जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कम रहेगा. बाहर वाले जो आएंगे, यस देयर विल बी डिस्काउंट टू द फर्स्ट बैच पीपल. और जो नए वाले होंगे, आई विल रोल आउट द क्रिएटिव इन केस जिन लोगों को बेनिफिट लगेगा, दे विल कम, बिकॉज देन यू नो आई हैव सीरियस स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू वर्क. जैसे आप लोग देखो ना, 16 या 20 बच्चे लिखते हैं आंसर और एनरोल्ड कितने 108. सो देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो क्वालिटी इन दैट पर्टिकुलर. वो फिर मैं उन पैसों का भी लेके क्या ही करूं उनसे, दे आर नॉट इवन कमिंग. सो एटलीस्ट हाँ, अब एक काम करेंगे, जो नेक्स्ट वाला होगा ना मेरा, उसका जो मैंने प्राइस इंक्रीज किया उसमें आई विल इंक्लूड एसे आल्सो. ओके, उसमें आई विल इंक्लूड एसे आल्सो, डोंट वरी. एक साल में 25 ऐसे लिख लोगे ना, अगर 25 ऐसे एक साल में, साल की बात कर रही हूँ, सफिशिएंट. बस 25 ऐसे मेरे से लिखवा लो जी, और मेरे से लिखवा लो कि जो बच्चा 25 ऐसे नहीं लिखता उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता. जितने टॉपर्स को जिन लोगों ने क्लियर किया उनसे पूछोगे 20-25 लिखते हैं, उससे कम में नहीं चले. और 25 से देखो ऐसे तो एक और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है ना. तो हम 20-25 ऐसे आई वुड रिकमेंड कि आप मेरे साथ कर रहे हो आंसर राइटिंग प्रोग्राम, नहीं कर रहे हो अपने टाइम टेबल में डाल लो, दैट यू विल राइट 20-25 essays.
पर अब तो मैम वैसे बट हाँ हाँ मैम बट ऐसे स्टार्ट कैसे करेंगे और उसका इवैल्यूएशन के लिए? I'll do the evaluation, don't worry. ऐसे के लिए I'll get an expert also. और एसेस मैंने एक्चुअली करवाए हैं 2017, 18, 19 में बहुत सारे एसे के बैचेस लिए. उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई वाज फोकसिंग ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक फॉर लास्ट 2 years. I was focusing on these 2 subjects and current affairs. So essays I'll make you do. Don't worry. I'll tell you how to start essay. देखो ऐसे नहीं बैठना है ऐसे लिखने के लिए कि किसी दिन बैठ गया और सोचना शुरू कर दिया. There is a proper way कि ऐसे का कैसे शुरुआत की जाती है. स्टार्टिंग में आजकल तो फिलोसॉफिकल एसेज आ रहे हैं. पहले एसेज वर ऑन थीम बेस पे कि वुमेन पे आ गया, एजुकेशन पे आ गया, एनवायरनमेंट पे आ गया. देयर आर सिलेक्टिव थिंग्स जिन पे एसेज आते हैं. तो वी डू प्रिपेयर, डोंट वरी, देयर इज अ वे टू डू. जैसे इसमें देयर इज अ वे टू डू आंसर राइटिंग, देयर इज अ वे टू डू एसे राइटिंग आल्सो. एंड प्रैक्टिस इज द किंग. सो आई एम टीचिंग टू एवरीवन. पहले बैच में सारे बच्चे आए थे बट अब वही आगे लोग निकलेंगे जो लिख रहे हैं. अब देखो मैं तो सेम चीज, आज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम उड़ीसा. किसी की मम्मी का कॉल था हमारे कोर्स का ऐड देख के. एंड वो आंटी इतनी नॉलेज नहीं रखती थी, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं लग रही थी, बट वो अपनी बच्ची के लिए इतना इंक्वायर कर रही थी ना, मैम कैसे होता है यूपीएससी, क्या मेरी बेटी 3rd year में पढ़ती है, उसको कराना है. उन्होंने आधा घंटा मुझसे बात की, आधा पौना घंटा. I can see how badly she wanted this thing. तो वही फिर वो पूछ रही थी मैम लेकिन आपके कोर्स में आगे मेरी बेटी की सिलेक्शन हो जाएगी ना. तो उस चीज पे आई वाज लाइक कि मैम देखिए, हम लोग जितनी बार वो गाइडेंस के लिए आएगी, डाउट्स के लिए आएगी, हम डाउट्स क्लियर करेंगे, उसको मटेरियल देंगे, बट उसके बाद अगर वो क्लासेस के बाद किताबें नहीं खोलेगी तो फिर उसमें टीचर की क्या गलती है ना. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इतने बच्चे एनरोल हुए, अब आप लोग ही लिख रहे हैं तो यू विल हैव एन एज. श्रेया आप कुछ पूछ रहे थे? मैम ये ऐसे वाला कब से स्टार्ट होगा? सॉरी आई नेक्स्ट मिस्ड आई थिंक 15 अक्टूबर से शुरू करती हूँ. ठीक है, तुम्हारा ये वाला बैच शुरू हो जाएगा 11 को है ना, फिर 15 से आई विल स्टार्ट. ओके. ठीक है, चलिए फिर गुड नाइट एंड डिनर करो. सब लोग करके आए हो तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो करिए, एंजॉय कीजिए. और कल मैं सुबह नया क्वेश्चन देती हूँ, राइट इट डाउन. आई थिंक आई एक ना आपका सेशन मैं पॉलिटी का करवाऊंगी, आंसर राइटिंग का निधि मैम के साथ. पहले उनसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फिर विल डू अ सेशन विद हर आल्सो. और एक और इंडस्ट्री एक्सपर्ट है मेरे फ्रेंड, किस कंपनी में काम करते नाम नहीं लूंगी क्योंकि उनको अलाउड नहीं होता है किसी और के लिए जाके सेशन लेना. तो ही इज अ वेरी गुड कॉलेज फ्रेंड. बहुत जबरदस्त बताने का तरीका, मतलब मैं भी उनसे सीखती हूँ कि बताओ ये बच्चों को कैसे बताया जाए, क्या किया जाए. सो आई एम टेकिंग हिज टाइम ऑल्सो. और IAS ऑफिसर के जो सेशन थे वो भी मेरी बात चल रही है. वो लोग 23 तक बिजी हैं क्योंकि अभी G20 था, देवर बिजी. एंड 23 के बाद टाइम दिया उन्होंने. 23 के बाद हम वो वाला सेशन भी शेड्यूल करेंगे. एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ हो जाएगा और 2 आपके IAS ऑफिसर के साथ हो जाएंगे. सो उसके लिए मैं चाहूंगी गूगल फॉर्म रोल आउट कर दूंगी पहले कि आप क्वेश्चंस लिख देना, जो भी आपकी क्वेरीज हो ना उनसे एक बार के लिए, तो दैट एकदम उस दिन कुछ ऐसा मेरी बेइज्जती ना हो जाए बुला के कि सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो बेचारे परेशान हो गए कहाँ गया मैं. तो एक बार थोड़ा तरीके से सेशन को हम लेके जाएंगे. सो आई विल रोल आउट अ गूगल फॉर्म. तो जो भी आपकी क्वेरी है एक बार लिख देना. बाकी वहां पे भी पूछ लेना जो चीज आपको लगेगा कि मिस आउट होगी और स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड अपने लिए आपने पूछनी है, देन यू कैन आस्क. ओके, विल हैव those sessions after 23rd तो आने ही वाला ना यार. हाँ चलो, आई विल कॉल हिम अगेन. ओके अनुप्रिया, थैंक यू सो मच. और भी आज काफी अच्छे फीडबैक्स आए थे जो लोग वर्किंग है. आई एम रियली हैप्पी. चलो लिखते रहो और फिर फीडबैक लेंगे आपसे बाद में. टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन.